हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं और कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक शासन और राजनीति के अंतर्गत मैं 4 यूनिट समाप्त कर दिया हूं। चौथे यूनिट में मैं आप लोगों को बताया था विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका। अब मैं 5th यूनिट यानी कि 5वां यूनिट शुरू करने जा रहा हूं। 5वां यूनिट है आपका ब्रिटेन का संविधान, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। 6ठा यूनिट है आपका अमेरिका का संविधान। 7वां है चीन का संविधान और 8वां है स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था के संदर्भ में है। तो 4 यूनिट मैंने समाप्त कर दिया है, 4 यूनिट अभी बाकी है, जिसमें कि 5वां यूनिट में शुरू करने जा रहा हूं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। पहला टॉपिक है 5वें यूनिट में ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। हमें ब्रिटेन में पढ़ना है, कार्यपालिका को पढ़ना है, यानी कि कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं सम्राट और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। व्यवस्थापिका को पढ़ना है, व्यवस्थापिका के अंतर्गत है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और न्यायपालिका के व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यदि आप भारत के संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं, यदि आप भारत के संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप ब्रिटिश के संविधान को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसी भारत की शासन व्यवस्था है यही भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश शासन व्यवस्था से मिलती जुलती प्रतीत होती है। या यूँ हम कह सकते हैं कि जितने भी भारतीय शासन व्यवस्था के तत्व हैं सभी ब्रिटेन शासन व्यवस्था से लिए गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बना रखा था और इसी स्थिति में ब्रिटेन अपने संविधान के अनुसार शासन करना सुनिश्चित किया था। तो जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो भारतीयों का कोई नया संविधान नहीं होता है। जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की संविधान होते हैं, जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अधिनियम होते हैं, वही अधिनियम भारत पर लागू होते हैं, भारत पर वही अधिनियम काम करते हैं या उसी अधिनियम को अपना लिया जाता है। जैसा कि हमारा भारतीय संविधान 60 देशों के संविधानों का मिश्रण है। हमारे भारतीय संविधान में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो मौलिक हो, सब कुछ लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, रूस से वगैरह वगैरह विभिन्न देशों से कुछ न कुछ तत्वों को लिया गया है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वह उधार का थैला है, लेकिन जो भारतीय संविधान है वह 1935 भारतीय शासन व्यवस्था से मिलती जुलती प्रतीत होती है। यानी कि जो 1935 का भारतीय शासन व्यवस्था है, अंग्रेजों ने जो बनाया था भारत का शासन करने के लिए 1935 भारतीय शासन व्यवस्था, उसी को हमारे संविधान निर्माताओं ने अपना लिया। 1935 भारतीय शासन अधिनियम का हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 70% हिस्सा लिया गया है। यानी कि 1935 का अधिकांश भाग है, करीब 350 अनुच्छेद तो 1935 भारतीय शासन व्यवस्था से हैं। तो हम अपने भारतीय शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से समझते हैं। यही प्रक्रिया, यही प्रोसीजर, यही सिस्टम, यही संसद और यही कार्यपालिका, यही व्यवस्थापिका, यही सब कुछ क्या है, ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन के भी शासन व्यवस्था बिल्कुल भारतीय के समरूप है। तो आइए हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान कैसा है। जैसा कि संविधान क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जान लें कि संविधान क्या होता है। संविधान नियमों का ऐसा संग्रह है जिसमें कि उस देश की शासन प्रणाली का विवरण स्पष्ट होता है, या उस शासन प्रणाली के विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य और शक्तियों के बारे में विवरण स्पष्ट होता है। तो संविधान उस देश का आधारभूत ढांचा होता है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। इसके लिए नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वही हमारे संविधान होता है। जैसे कि हमारा भारतीय संविधान बनता है 1946 कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव होता है और फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और प्रथम बैठक से लेकर अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं और इस तरह से हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। लेकिन भारत का जो संविधान बनाया गया था वह संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। यह संविधान जो है विशेष परिस्थितियों में निर्माण किया गया था, इसका विकास नहीं हुआ था, यह विशेष परिस्थितियों में इसका निर्माण किया गया था। यह लिखित संविधान है, रचित संविधान है। लेकिन हम ब्रिटेन के संविधान को देख सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान किसी विशेष संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी संविधान सभा के द्वारा ब्रिटेन का संविधान नहीं बनाया गया है, बल्कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह विकसित संविधान है, विकसित संविधान है।
यानी कि सदियों से ब्रिटेन के संविधान का विकास होता रहा है और उस विकास होते होते वह पूरा डेवलप्ड हो गया। तो ये इसका निर्माण, ब्रिटेन संविधान का निर्माण किसी विशेष काल में नहीं बल्कि लंबे विकास की देन है, लंबे विकास की देन है। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किया गया हो किसी संस्था के द्वारा या किसी संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया हो। हम देख सकते हैं कि 1653 में जब क्रामवेल का शासन स्थापित होता है, तो क्रामवेल ने एक संविधान बनाया, एक लिखित संविधान बनाया क्रामवेल ने, लेकिन यह संविधान नहीं चल पाया, क्रामवेल का संविधान नहीं चल पाया। क्रामवेल की 1658 में मृत्यु हो जाती है और फिर 1660 में चार्ल्स द्वितीय को वहाँ का सम्राट बना दिया जाता है। चार्ल्स द्वितीय को ब्रिटेन का सम्राट बना दिया जाता है और चार्ल्स द्वितीय के अधीन फिर शासन चलता रहता है, यानी कि परंपराओं के अनुसार शासन चलता रहता है। तो जब 1660 में पुनः राजपद की स्थापना हो जाती है तो क्रामवेल का संविधान धराशायी हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। 1688 में जो क्रांति होती है ब्रिटेन की जो क्रांति होती है, या इसको हम गौरवमय क्रांति कह सकते हैं, 1688 की गौरवमय क्रांति होती है, गौरवमय क्रांति या स्वर्णिम क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 1688 में जो गौरवमय क्रांति होती है, तो इस क्रांति के पश्चात एक बिल ऑफ राइट पारित होता है। बिल ऑफ राइट जो जेम्स द्वितीय शासक होता है 1688 में, यानी कि 1685 में चार्ल्स द्वितीय के पश्चात जेम्स द्वितीय का शासन हो जाता है। जेम्स द्वितीय तानाशाह होता है, निरंकुश शासक होता है, तो उसके विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है, यानी कि संसद विद्रोह कर देती है और फिर जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़ के भाग जाता है। उसको डर लगता है कि कहीं 1649 की तरह से चार्ल्स प्रथम की तरह उसको भी फांसी पर न लटका दिया जाए, तो वह गद्दी छोड़कर भाग जाता है। और 1688 में जेम्स द्वितीय के ही पुत्री मेरी और उसके पति विलियम को बुलाकर संयुक्त शासन सौंप दिया जाता है और उनसे बिल ऑफ राइट पर हस्ताक्षर किया जाता है। इस तरह से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। 1688 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, यानी कि राजा के जो अधिकार होते हैं, राजा की शक्तियां जो होती हैं वह सीमित हो जाती है। तो 1688 का बिल ऑफ राइट हम देख सकते हैं, 1688 का बिल ऑफ राइट दे सकते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 1600 राजा जॉन के द्वारा 1215 का मैग्ना कार्टा लाया गया। मैग्ना कार्टा यह जो है राजा के अधिकारों को सीमित करने वाला पहला पत्र होता है, मैग्ना कार्टा। फिर हम देख सकते हैं कि 1628 में पेटिशन ऑफ राइट लाया गया। पेटिशन ऑफ राइट 1628 में पेटिशन ऑफ राइट लाया गया। तो सबसे पहला ये हो मैग्ना कार्टा। 1512 में मैग्ना कार्टा लाया जाता है, चूँकि वहाँ की जनता विद्रोह करने लगती है राजा के प्रति और जनता कहती है कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, जनता को कानून अगर बनाना है तो हमसे पूछ कर बनाना है, हमसे सहमति ली जानी चाहिए। राजा अपने हिसाब से अपने विवेक से शासन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जनता की सहमति भी ली जाने लगती है और जनता के अधिकारों के लिए पहला पत्र होता है, पहली घोषणा होती है, जिसको हम 1215 का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1688 में पेटिशन ऑफ राइट बिल पारित होता है, पेटिशन ऑफ राइट पारित होता है। 1600 उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1628 में पेटिशन ऑफ राइट पारित होता है, फिर 1688 में बिल ऑफ राइट पारित होता है। तो इस तरह से विभिन्न समय पर विभिन्न अधिनियम बनते रहते हैं राजाओं के द्वारा, वहाँ की संसद के द्वारा, और समझौते होते रहते हैं और अंतिम रूप से 1688 में संसद के द्वारा राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। तो इस तरह से ब्रिटेन का जो संविधान है वह लिखा नहीं गया है, किसी संविधान सभा के द्वारा तैयार नहीं किया गया है, वह विकसित समय पर उसका विकास हुआ है, परिस्थितियों के अनुसार उसका विकास हुआ है ब्रिटेन के संविधान का। वह जैसे जैसे परंपराएं बदलती हैं वहाँ के संविधान में चेंजिंग होती रहती है और वह ब्रिटेन का संविधान आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम देख सकते हैं कि शुरू में ब्रिटेन के जब दो सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। तो पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स शक्तिशाली होता है, पहले जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यह शक्तिशाली होता था, हाउस ऑफ कॉमन शक्तिशाली नहीं होता था। लेकिन बाद में
लेकिन बाद में हाउस ऑफ कॉमन को शक्तिशाली कर दिया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां कम कर दी गई। जब एक बार 21 के बजट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने गिरा दिया तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने क्या किया, इसके क्षेत्राधिकार में कटौती कर दी। 2 अधिनियम बनाए, 1911 का अधिनियम और 1949 का अधिनियम। यह 2 अधिनियम बनाकर हाउस लॉर्ड की शक्तियों को कम कर दिया। तो इस तरह से ब्रिटेन का जो संविधान है वो समय समय पर विकसित होता रहा है। अब दूसरा देखते हैं, अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान क्या होता है कि जो काले अक्षरों में लिपिबद्ध नहीं किया गया हो। संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान का मतलब जिनका निर्माण संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा संविधान लिखित होता है। जैसे भारत का संविधान हम ले सकते हैं, अमेरिका का संविधान ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड का संविधान ले सकते हैं, चीन का संविधान ले सकते हैं। ये सब लिखा हुआ है, यानी कि इसकी एक पूरी किताब है, पूरी पुस्तक तैयार की गई है। और जितने संशोधन होते हैं उस संशोधन को भी उसमें ऐड किया जाता रहा है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, यह परंपराओं की देन है, यह अभिसमय की देन है। जो परंपराएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं वो आज भी कायम है। क्योंकि ब्रिटेन वासी जो होते हैं, जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, वो परंपरा प्रिय होते हैं, अपनी परंपराओं से काफ़ी स्नेह और प्रेम करते हैं, परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राजपद को आज भी बनाए रखा है। जैसा कि 1688 में क्रांति होती है, जो चाहते हैं तो वह राजा के पद को समाप्त कर सकते थे और केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकते थे, लेकिन वह परंपरा प्रिय होते हैं। इसलिए आज भी उन्होंने राजा का पद बनाए रखा हुआ है। आज भी ब्रिटेन में सम्राट या सम्राज्ञी हुआ करते हैं, आज भी ब्रिटेन में सम्राट या सम्राज्ञी हुआ करते हैं, और वह सम्राट के पद को बहुत ही आदर के भाव से देखते हैं, बहुत सम्मान के भाव से देखते हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से परंपराओं पर आधारित है, रीति रिवाजों पर आधारित है, रूढ़ियों पर आधारित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम बिल्कुल लिखा नहीं गया है, बल्कि समय समय पर वहाँ के परंपराओं में संशोधन होते रहे हैं, और वहाँ पे एक चार्टर एक्ट के द्वारा कुछ नए नए नियम बनते रहे हैं, नए नए कानून बनते रहे हैं। संसदीय अधिनियमों के द्वारा कुछ नए नए कानून बनते रहे हैं, नए नए अधिनियम बनते रहे हैं। तो उस नए नए कानून और अधिनियमों को हम देख सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1215 का मैग्ना कार्टा यह भी लिखित है, 1628 का पिटीशन ऑफ राइट यह भी लिखित है, 1688 का बिल ऑफ राइट यह भी लिखित है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 1911 का संसदीय अधिनियम, 1949 का संसदीय अधिनियम। इसी तरह से देख सकते हैं कि 1832 का अधिनियम, 1832 का अधिनियम, 1867 का अधिनियम, 1884 का अधिनियम, 1911 का अधिनियम। इस तरह से विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान कुछ अंशों में लिखा गया है। तो लिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता है कि पूर्ण रूप से अलिखित होता है, बल्कि उसके कुछ अंश लिखित होते हैं, कुछ अंश लिखित होते हैं, लेकिन अधिकांश अंश जो होते हैं वह परंपराओं पर आधारित होते हैं, रूढ़ियों पर आधारित होते हैं, प्रथाओं पर आधारित होते हैं। आइए अब तीसरा देखते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम। ब्रिटेन में चूँकि शासन व्यवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं, जो आधुनिक शासन व्यवस्थाएं हैं। एक है एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था, तीसरा है संसदीय शासन व्यवस्था, चौथा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो ब्रिटेन में जो है वह एकात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है कि जिसमें पूरे प्रांत का प्रशासन जो होता है, पूरे देश का प्रशासन जो होता है, एक ही केंद्रीकृत शासन के द्वारा होता है, केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। तो ब्रिटेन का प्रशासन भी, इनके प्रांतों का प्रशासन इस केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। जो विभिन्न प्रकार के ब्रिटेन में प्रांत होते हैं, तो इंग्लैंड में स्थित बकिंघम पैलेस से ही पूरे ब्रिटेन का शासन होता है। पूरे ब्रिटेन के लिए एक ही केंद्रीय कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, न्यायपालिका होती है। जो राज्यों में हम संघात्मक शासन व्यवस्था में देखते हैं कि राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं, राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं। लेकिन इस एकात्मक शासन व्यवस्था में, एकात्मक शासन व्यवस्था में सरकारें अलग अलग नहीं होती है, बल्कि एक ही सरकार होती है, और वही सरकार प्रांतों के शासन के लिए गवर्नर की नियुक्ति करती है।
हर प्रांतों के का गवर्नर होता है, बड़े बड़े शहरों के लिए महानगर परिषद होती है, महानगर निगम होता है। इन सबको शक्तियां कौन प्रदान करता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो पूरे देश के लिए एक ही कार्यपालिका होती है, एक ही व्यवस्थापिका होती है, एक ही न्यायपालिका होती है। जबकि हम संघात्मक शासन व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार दोहरा होता है, केंद्र का होता है, दूसरा राज्य का। केंद्र में कार्यपालिका होती है तो राज्य में भी कार्यपालिका होती है, केंद्र में व्यवस्थापिका तो राज्य में भी व्यवस्थापिका होती है, केंद्र में न्यायपालिका होती है तो राज्य में भी न्यायपालिका होती है। जैसे हम भारत को देख सकते हैं, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, कनाडा में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इस तरह से जहाँ जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ वहाँ हम देख सकते हैं भारत में, वहाँ हम देख सकते हैं कि पूरे भारत संघ के लिए प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा है, और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय है। इसी तरह से हर राज्यों के लिए एक मुख्यमंत्री है, यानी कि कार्यपालिका मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मंत्रिपरिषद है, व्यवस्थापिका, विधानमंडल। इसके अलावा हर राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय है। लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में पूरे देश के लिए एक ही सरकार होती है। वही प्रांतों के लिए, यानी कि वहाँ प्रांतों को क्या बोला जाता है? काउंटी। काउंटियों के लिए वहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति कर देती, काउंटियों के लिए वहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति कर देती है गवर्नर, और यही गवर्नर जो होते हैं प्रत्येक काउंटी का प्रशासन करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रूप से एकात्मक शासन व्यवस्था है। कुछ जगह पर है, जैसे कि आयरलैंड में देख सकते हैं, आयरलैंड में हम देख सकते हैं वहाँ की खुद अपनी सरकार है। वेल्स में देख सकते हैं कि वहाँ पर खुद अपनी सरकार है। इस तरह से कुछ प्रांतों में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे खुद अपनी सरकार है, वहाँ पर भी संसद है, वहाँ पर भी सीनेट है, वहाँ पर भी कार्यपालिका है। लेकिन इनको शक्तियाँ केंद्र सरकार ही प्रदान करती है या केंद्र सरकार के अधीन ही होते हैं। तो इस तरह से एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक ही कार्यपालिका होती है, एक ही व्यवस्थापिका होती है, एक ही न्यायपालिका होती है। पूरे देश का प्रशासन एक केंद्र की सरकार के द्वारा चलाया जाता है। प्रांतों की सरकारों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। प्रांतों की सरकार जो होती है या प्रांतों की जो शासन व्यवस्था होती है वह केंद्र के अधीन ही रहती है। प्रांतों में कोई विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं, प्रांतों में किसी प्रकार के विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं। प्रांतों का प्रशासक एक गवर्नर होता है, गवर्नर के माध्यम से प्रांतों का प्रशासन किया जाता है। यानी कि जो प्रांतों का जो प्रशासक होता है या गवर्नर होता है वह केंद्रीय सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। जैसे उस स्वरूप को हम अपने भारत में भी समझ सकते हैं। जैसे भारत में हम राष्ट्रपति, पूरे भारत के लिए कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार हो जाता है, और पूरे राज्यों में एक गवर्नर है। पूरे राज्यों में गवर्नर है जिसको हम राज्यपाल कहते हैं। यानी कि जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू होता है, 352 लागू होता है, तो हमारे देश में आपातकाल जब लागू होता है तो हमारे देश में एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप हमारा देश एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप धारण कर लेता है। तो राज्यपाल जो होते हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्रीय सरकार यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यपाल को कभी भी इधर से उधर किया जा सकता है, यानी कि इनको एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है, या जब भी जैसी आवश्यकता हो उस राज्य में भेजा जा सकता है, या 2 से अधिक राज्यों का भी कार्यभार राज्यपाल को दिया जा सकता है। यही सिस्टम वहाँ भी ब्रिटेन में भी है, यही सिस्टम ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रांत की सरकारें होती हैं वह केंद्रीय सरकार पर निर्भर रहती हैं, उन्हीं से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। लचीला संविधान, ब्रिटेन का संविधान जो है लचीला है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल है। क्योंकि वहाँ अमेरिका का संविधान हम देख सकते हैं कि कठोर संविधान है, अमेरिका का संविधान देख सकते हैं कठोर संविधान है, ब्रिटेन का संविधान हम देख सकते हैं कि लचीला संविधान है। लचीला संविधान क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वह आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होता रहता है। चूँकि लिखित संविधान नहीं है, परंपरा के अनुसार है, परंपरा के अनुसार संचालित है। तो इस तरह से जो संसद, वहाँ पे संसद को प्रभुसत्ता स्थापित की गई है, संसद ही संप्रभु होती है। तो संसद जो होती है वह संविधान में परिवर्तन करती रहती है, परिस्थितियों के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप वह परिवर्तन करती रहती है, और वह परिवर्तन करके अपनी शासन व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार संशोधन करती रहती है। तो कौन सा संविधान लचीला है, कौन सा संविधान कठिन है, यह किसी भी देश के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा संविधान लचीला है, कौन सा संविधान कठिन है। जैसे कि हम भारत के संविधान को ले सकते हैं, भारत का संविधान लचीला भी है, कठिन भी है। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें कि संसद के 2/3 बहुमत से ही संशोधन हो सकते हैं। जब संविधान में 2/3 बहुमत से संशोधन हो जाएं, 2/3 बहुमत से संशोधन हो जाए आसानी से संसद के द्वारा,
या साधारण बहुमत से, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन हो जाए, तब वह संविधान लचीला कहा जाता है। वह संविधान कठोर होता है जिसमें संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और राज्यों के बहुमत की भी आवश्यकता पड़ती है। आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा का 2/3 बहुमत। जब वह संविधान पारित हो जाता है तो इस संशोधन प्रक्रिया को हम कठोर संविधान करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? कठोर संविधान करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत में लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लाया गया है, जो कि 27 साल से लंबित था। महिला आरक्षण बिल यह 1996 से पारित हो रहा है, लेकिन अभी तक पारित नहीं हो पाया है। इस सरकार के द्वारा लाया गया है। अब लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। लोकसभा के 2/3 बहुमत से पास हो गया है। 2/3 बहुमत से पास हो गया है। फिर यह राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होगा। फिर यह राज्य के विधानसभाओं के द्वारा पारित होगा। विधानसभाओं के 2/3 बहुमत से जब 17 राज्यों में, यानी कि आधे से अधिक राज्यों का जब बहुमत हो जाएगा, सहमति मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगा, तब यह संशोधन प्रक्रिया मान लिया जाएगा, तब आरक्षण बिल को मान लिया जाएगा। जैसे कि जीएसटी जब लागू हुई थी तो बिल्कुल इसी प्रक्रिया के अनुसार लागू हुई थी। जीएसटी को सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित किया गया। उसके पश्चात 17 राज्यों की स्वीकृति इसको प्राप्त हुई। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। तो हमारे भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में हमें नहीं दे सकते हैं, कठोरता नहीं दे सकते हैं। वहाँ का संविधान आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि ब्रिटेन के संविधान के बारे में यह कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान उस लचीली डाली की तरह से है जो कि रास्ते में झुकी हुई है, और जिसे जो यात्री है वह जब रास्ते में जा रहा है तो उसको जब चाहे तब हटाकर वह रास्ता क्रॉस कर लेता है, फिर डाली उसी के पास आ जाती है। यानी कि ब्रिटेन का संविधान इस तरह से है कि आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, कभी भी संशोधन किए जा सकते हैं। परंपराओं को देखते हुए, रूढ़ियों को, रीति रिवाज को देखते हुए इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं। बहुत कठोर प्रक्रिया को अपनाना नहीं होता है। केवल 2/3 बहुमत होनी चाहिए संसद की, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की 2/3 बहुमत होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, संसद ही संप्रभु है। संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद यहाँ तक कर सकती है, राजा को रंग घोषित कर सकती है, रंग को राजा घोषित कर सकती है। जैसा कि एक ब्रिटिश विद्वान डी लोमे का कहना है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है। वह राजा को रंग घोषित कर सकती है और रंग को राजा घोषित कर सकती है। केवल वही कार्य नहीं कर सकती है जो ईश्वर ने किया है। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, स्त्री को वह पुरुष नहीं बना सकती, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, लेकिन ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती। इतनी शक्तिशाली है। वह कोई भी कानून बना सकती है, वह कोई भी कानून निरस्त कर सकती है, वह कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। और कानून के द्वारा संसद की शक्तियां परिभाषित नहीं हैं। कानून के द्वारा जिस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई है, संसद को अनुच्छेदों में बांध दिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में संसद को कानून की सीमा से बांधा नहीं गया है। ब्रिटिश संसद समय समय पर कोई भी कानून बना सकता है। जैसे कि 1918 में ब्रिटिश संसद ने 1918 में इसने क्या दिया? महिलाओं को मताधिकार दिया। 1918 में कानून बनाया और महिलाओं को मताधिकार दिया। जैसे हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश संसद के द्वारा 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसी तरह से 1970 में हम देख सकते हैं कि उसने कानून बनाकर 21 वर्ष की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी। 21 वर्ष, मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से शासन करने का अधिकार छीन लिया, या ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। और 1858 में संसद के द्वारा भारतीय साम्राज्य को
ब्रिटिश संसद के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन मिला लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अवैध घोषित कर दिया गया कि अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है वह संप्रभु है, वह कुछ भी कर सकती है, वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध है, नैतिक सीमाओं की प्रतिबंध है। नैतिक सीमाओं की ब्रिटेन फिर भी ब्रिटिश संसद के ऊपर नैतिकता का प्रतिबंध है, प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध है। वह अनैतिक कार्य नहीं कर सकती है, अनैतिक कार्य नहीं कर सकती है। वह कोई यह अधिनियम नहीं पारित करवा सकती है कि ब्रिटेन में जितनी नीली आंखों वाले बच्चे हैं सबकी हत्या कर दी जाए। इसके लिए ब्रिटिश संसद को सोचना होगा और ब्रिटिश संसद यह कार्य नहीं कर सकती है क्योंकि यह अनैतिक कार्य है। तो अनैतिक कार्यों को छोड़ते हुए ब्रिटिश संसद सारे कार्यों को कर सकती है। जैसे कि 1957 में आर्थिक समुदाय के आधार पर यूरोपीय संघ का गठन किया गया, यूरोपीय संघ का गठन किया गया, यूरोपीय संघ का गठन किया गया और ब्रिटेन भी 1972 में इसमें शामिल हो जाता है, यूरोपीय संघ में शामिल हो जाता है। ब्रिटेन भी इसमें 1972 में शामिल हो जाता है। इसी तरह से ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो ये सब संसदीय अधिनियमों के द्वारा किया गया है, संसद के सहमति के द्वारा किया गया है। संसद जब चाहे तब यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ सकता है। तो इस तरह से ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, संसद के द्वारा ही सारी शक्तियां संसद के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं, संसद ही सभी लोगों को अधिकार प्रदान करता है। अब आइए देखते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। यह रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो शासन किया जाता है वह विधि के अनुसार ही किया जाता है, यानी कि जो कानून होगा वह सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा। जो कानून होगा वह सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह सिपाही हो, सभी लोग एक ही कानून की श्रेणी में आएंगे। विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न कानून नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि किसी को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि के द्वारा या न्यायालय के द्वारा उसको मुजरिम करार न दे दिया गया हो या उसको दोषी सिद्ध न कर दिया गया हो, तब तक उसको हम अपराधी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ब्रिटेन में विधि का शासन होता है, कानून का शासन होता है और सभी लोग विधि के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सभी लोग विधियों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। विधियां सबके लिए समान है। विधि के सामने न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न ऊंच है, न अमीर है, न गरीब है, न जातिगत विषमता है, न धर्मगत विषमता है। पूरे ब्रिटेन का कानून एक है और सभी लोग उसी कानून के अनुसार शासन होते हैं और सभी लोग उसी कानून के अनुसार शासित होते हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ। सिद्धांत व व्यवहार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर शासन व्यवस्था में सिद्धांतों और व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। जैसे कि पूरे भारत का प्रशासन किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ये सिद्धांत है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के अधीन ही मंत्रिपरिषद होगी, वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन वास्तविक रूप से क्या होता है? यहाँ प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है, यह राष्ट्रपति को ही परामर्श देती है। यानी कि पूरे भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन करने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। इसी तरह से ब्रिटेन में हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में भी दो प्रकार के शासक हैं। एक नाम मात्र का शासक जिसको हम सम्राट कहते हैं, सम्राट या सम्राज्ञी, राजा या रानी, और दूसरा वास्तविक शासक है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ब्रिटेन का पूरा शासन जो होता है वह सम्राट के नाम से ही किया जाता है, सम्राट के नाम से ही आदेश किए जाते हैं, सम्राट के नाम से ही संसद बुलाया जाता है, संसद का सदन बुलाया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से करने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। तो हम देखते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था मंत्रिमंडल के द्वारा संचालित की जाती है। मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन उनके हर कागजों पर साइन करने वाला कौन होता है? सम्राट, सम्राज्ञी या फिर राष्ट्रपति होता है। हम भारत में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से शासन किया जाता है। भले ही शासन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाए, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाए, लेकिन यह शासन किसके द्वारा किया जाता है?
उनके जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जितने कानून बनाए जाते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता तब तक वह कानून नहीं होता है। इसी तरह से ब्रिटेन में भी जब संसद के द्वारा विधेयक पारित किए जाते हैं तो उस पर सम्राट की सहमति आवश्यक होती है, और सम्राट की सहमति जब तक नहीं होती है तब तक वह विधेयक कानून का रूप नहीं लेता है। इसी तरह से कुछ मामलों पर या कुछ अधिकारियों की नियुक्ति के कुछ केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति भी सम्राट की सहमति से की जाती है, कुछ संधियां भी सम्राट की सहमति से की जाती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इनको संपादित करने वाला या संचालित करने वाला प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था, जैसा कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है और भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका किसको हम कहते हैं? प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहते हैं। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहते हैं। और एक कार्यपालिका का नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति या सम्राट, ये नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन व्यवस्था में? व्यवस्थापिका के प्रति। यहाँ व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा या हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरा होता है राज्यसभा। तो यहाँ उत्तरदायी व्यवस्थापिका का मतलब किससे है? हाउस ऑफ कॉमन्स से है। तो जो सदस्य चुने जाते हैं वह हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाते हैं। और ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का चुनाव अलग से नहीं होता है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसी दल के सर्वोच्च लीडर को सम्राट प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। और जब यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री अपने ही दलों के सदस्यों से मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रियों का गठन करता है। यानी कि यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर यही कार्यपालिका हो जाते हैं, वास्तविक कार्यपालिका हो जाते हैं। यह उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? संसद के प्रति होते हैं, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिस तरह से हम अपने भारत में देखते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, इनका अलग से चुनाव नहीं होता है, एक ही चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। चुनाव एक ही होता है, लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 वर्ष के पश्चात। और लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है, जैसे कि वर्तमान में भाजपा की सरकार है तो भाजपा को बहुमत प्राप्त है, तो भाजपा का जो सर्वोच्च लीडर है यानी कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथियों से, अपने दलों के वरिष्ठ सदस्यों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन किया। तो वास्तव में कार्यपालिका, भारत का शासन किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के हाथ में है। तो यही स्थिति होती है ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो होती है किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा ही की जाती है। लेकिन यह उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति होते हैं। यह कोई भी कार्य अपने मन से नहीं कर सकते हैं, तानाशाही नहीं कर सकते हैं। यदि तानाशाही करते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है और इनकी सरकार जा सकती है। तो इस तरह से यह इसके प्रति उत्तरदायी बने होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पाई जाती है ब्रिटेन में संसद का शासन होता है। पूरे ब्रिटेन से जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है और यही जनप्रतिनिधि मिलकर सरकार चलाते हैं, यानी कि यही संसद का निर्माण करते हैं और संसद के माध्यम से ही वहाँ का शासन होता रहता है। और संसद पूरे ब्रिटेन के लिए कानून बनाती है। जो कार्यपालिका होती है वो पूरे देश के लिए, पूरे ब्रिटेन के लिए प्रशासन का कार्य करती है। न्यायपालिका जो है न्याय का काम करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी कि संसद का शासन। जिस तरह से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था किसको कहते हैं? देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर होता है। अमेरिका में क्या है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है, उसको संसद से कोई मतलब नहीं होता है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, संसद का चुनाव अलग होता है। जो अमेरिका में प्रतिनिधि सभा है और सीनेट है, उनका चुनाव अलग से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है और वह उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, यानी कांग्रेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं ब्रिटेन में कि यह संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये तानाशाही करते हैं तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है और इनकी सरकार जा सकती है। इसलिए यह संसदीय सीमाओं के अंतर्गत रहते हैं, संसदीय मर्यादाओं के अंतर्गत रहकर ही कार्य करते रहते हैं।
तो मुझे लगता है कि आपको आज का यह वीडियो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं पसंद आया होगा, ये अच्छा लगेगा। इसके पश्चात मैं आपको शुरू करूंगा ब्रिटिश व्यवस्थापिका, यानी कि जो दूसरा टॉपिक है वह है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंधों की समीक्षा। तो आपको पहले कार्यपालिका पढ़नी, आपको पहले व्यवस्थापिका पढ़नी होगी, उसके बाद कार्यपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब ब्रिटिश संसद, जिसके दो सदन हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। वैसे संसद के 3 अंग होते हैं, एक सम्राट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, 3 अंग होते हैं। तो मैं दो सदनों में से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बताने जा रहा हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।